11 सितंबर 2001 की सुबह, जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिंदगी अपनी नॉर्मल रूटीन में थी, लोग ऑफिस की तरफ जा रहे थे, जब वॉल स्ट्रीट खुलने की तैयारी में थी, जब न्यूयॉर्क के आसमान पर सूरज बिल्कुल आम दिन की तरह चमक रहा था, उसी वक्त न्यूयॉर्क के आसमान पर एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसका फाइनल ऑब्जेक्टिव अपने टारगेट अचीव करना नहीं, बल्कि अमेरिका को यह एहसास दिलाना था कि दुश्मन उसकी सरजमीन पर भी अटैक कर सकता है। और इसीलिए इस अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स पर नहीं हुआ, बल्कि इस अटैक के आफ्टर शॉक्स आज भी महसूस किए जाते हैं। दुनिया ने इससे पहले बहुत सी जंगें देखी थी, लेकिन पहली दफ़ा कमर्शियल पैसेंजर एयरप्लेन्स को मिसाइल्स में तब्दील करके एक सुपर पावर के सिंबल्स को टारगेट बनाया गया। और इसी वजह से 9/11 एक अटैक नहीं, एक मैसेज था। You are with us or you are with the terrorists. सुबह 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 बोस्टन एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करती है और इसमें 92 लोग सवार थे, जिनमें पैसेंजर्स, क्रू और 5 हाईजैकर्स भी शामिल थे, जिनको लीड मोहम्मद अता कर रहा था, जो रिपोर्टेडली ऑपरेशन का टेक्टिकल कोऑर्डिनेटर भी था, और उसके साथ 4 और हाईजैकर्स भी मौजूद थे। 8:14 पर यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 भी बोस्टन से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करती है और इसमें मरवान अल शेख लीड हाईजैकर था। 8:20 पर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 वाशिंगटन से लॉस एंजलिस के लिए रवाना होती है, जिसका कंट्रोल हानी हंजूर और उसकी टीम के पास था। 8:42 पर यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए टेक ऑफ करती है। इन तमाम फ्लाइट्स को जानबूझकर लॉन्ग हॉल रूट्स पर चूज किया गया, क्योंकि इनमें फ्यूल ज़्यादा होता है और हाईजैकर्स के लिए यही फ्यूल बाद में डिस्ट्रक्टिव पावर बन गया। हाईजैकिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल था, मगर कैलकुलेटेड था। हाईजैकर्स ने कॉकपिट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, पायलट्स को मारकर प्लेन खुद उड़ाने लगे। फास्ट बॉम्ब थ्रेट दी गई और पैसेंजर्स को बार बार ये कहा गया कि घबराएं मत, हम एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। सुबह 8:46 पर हाईजैक प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 तकरीबन 466 माइल्स पर आवर की स्पीड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर के फ्लोर 93 से 99 के दरमियान टकराती है और एक जबरदस्त धमाका पूरी बिल्डिंग को हिला देता है और हजारों लोग बिल्डिंग में फंस जाते हैं, जबकि नीचे सड़कों पर खड़े लोग ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये एक्सीडेंट है या कुछ और। टेलीविजन चैनल्स न्यूज़ कवरेज चला रहे थे। इस वक्त तक किसी को प्लेन हाईजैक के बारे में नहीं पता था, इसीलिए सब न्यूज़ चैनल्स इसे एविएशन एक्सीडेंट समझ रहे थे। लेकिन ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है, जब यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 लाइव टेलीविजन कवरेज के दौरान सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साउथ टावर से टकराती है। और दूसरे इम्पैक्ट के बाद पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। लाखों लोगों ने दूसरा प्लेन अटैक लाइव देखा, क्योंकि उस वक्त टीवी चैनल्स पहले अटैक को कवर कर रहे थे। जब न्यूयॉर्क में 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा चुके थे, उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा के एक एलिमेंट्री स्कूल विजिट पर मौजूद थे, जहां वो बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे रीडिंग सेशन अटेंड कर रहे थे। और इसी दौरान उन्हें पहले प्लेन क्रैश की खबर दी गई, जिसे इनिशियली एक्सीडेंट समझा गया। मगर जब 9:03 पर दूसरा प्लेन साउथ टावर से टकराया, तो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड बुश के पास आए, उनके कान के करीब झुककर धीमी आवाज में वो जुमला कहा जो बाद में हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, अमेरिका इज अंडर अटैक। स्कूल से निकलने के बाद बुश को एयरफोर्स 1 पर ले जाया गया, जहां से उन्होंने सीनियर मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेशन शुरू की, क्योंकि उस वक्त ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कि और कितने अटैक्स बाकी हैं। टीवी चैनल्स अभी तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की न्यूज़ चला रहे थे, लेकिन 9:37 पर फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स ने वाशिंगटन की तरफ मोड़ा और वाशिंगटन के करीब आते ही जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और प्लेन को नीचे ले आया गया। इसके बाद फ्लाइट 77 दी पेंटागन से टकराती है, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट और CIA का हेडक्वार्टर। और अब अटैक फाइनेंशियल सिंबल से मिलिट्री सिंबल तक पहुंच चुका था। लेकिन अभी तक एक प्लेन ऐसा था जो हवा में उड़ रहा था और जिसका टारगेट शायद अमेरिका का व्हाइट हाउस हो सकता था। फ्लाइट 93 के पैसेंजर फोन कॉल्स के जरिए जान लेते हैं कि बाकी प्लेन्स टारगेट हिट कर चुके हैं, और इसी रियलाइजेशन के बाद वो एक रेजिस्टेंस लॉन्च करते हैं, जहां ऑर्डिनरी सिविलियंस हाईजैकर्स के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और कॉकपिट रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। 10:03 पर प्लेन शैंक्सविल क्रैश साइट के करीब गिरता है
और ये माना जाता है कि पैसेंजर्स ने व्हाइट हाउस या कैपिटल पर मुमकिन अटैक को फेल कर दिया। जब न्यूज़ चैनल चौथे प्लेन क्रैश को दिखा रहा था तो उसके थोड़ी देर बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर गिर जाता है, जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की जानें गईं। इसके बाद 10:28 पर नॉर्थ टावर गिर जाता है और इसमें भी तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। तकरीबन 2977 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 200 के करीब वो लोग थे जिन्होंने आग से बचने के लिए बिल्डिंग से छलांगें लगाई थी। इन हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट में पैनिक फैल गया और स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई और अमेरिका की जीडीपी जो 4 से 5% पर थी वो इन अटैक्स के बाद 1% से भी नीचे गिर गई। इन अटैक्स के बाद लोग यूएस प्रेसिडेंट की तरफ देख रहे थे और फिर कुछ ही दिन बाद जॉर्ज बुश पूरी दुनिया के सामने आए और दुनिया को बताया कि इन हमलों के पीछे कोई मुल्क नहीं बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और इसके पीछे अलकायदा और उसका लीडर उसामा बिन लादेन का हाथ था। वहीं दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठा अल जजीरा को इंटरव्यू देता है, जिसमें उसका कहना था कि 9/11 अटैक्स में उसका कोई रोल नहीं है और अफगानिस्तान को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि उसामा बिन लादेन और उसके तमाम साथियों को यूएस के हवाले किया जाए, लेकिन अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया जाता है, जहां यूएस एयर स्ट्राइक में तालिबान पोजीशंस और अलकायदा कैंप्स को टारगेट किया जाता है। इसी दौरान अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अफगान अहमद शाह मसूद की आर्मी को फुल सपोर्ट किया और अफगानिस्तान से तालिबान गवर्नमेंट का खात्मा करके अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अफगानिस्तान पर अटैक के बाद अमेरिकन फाइटर जेट्स ने काबुल में मौजूद अल जजीरा के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसकी वजह यह थी कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकन फाइटर जेट्स ने सिर्फ तालिबान पर हमला नहीं बल्कि सिविलियंस को भी निशाना बनाया था और अल जजीरा ने इस खबर को अपने टीवी चैनल्स पर चलाया था। इस ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान में अब कोई भी लीडर मौजूद नहीं था और अमेरिका ने एक नए लीडर की तलाश शुरू कर दी जो सिर्फ उनके मुताबिक काम करे और अमेरिका रजीम चेंज के प्रोसेस में हामिद करजई को नए पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर सपोर्ट करता है। हामिद करजई की गवर्नमेंट करप्ट थी, जिसे अफगानिस्तान ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि तालिबान हार चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद 2003 में जब अमेरिका ने अपना फोकस इराक पर डाला, इसी मौके का फायदा उठाकर तालिबान मुल्ला उमर की लीडरशिप में रीग्रुप होने लगी और यूएस फोर्सेस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। इराक वार के बाद अमेरिका का इमेज काफी खराब हो चुका था। जब बुश इराक वार के बाद इराक विजिट पर गए तो वहां उन्हें जूते भी मारे गए। इन सब के बीच में तालिबान फिर से मजबूत होने लगे। तालिबान के मजबूत होने की वजह यह थी कि यूएस फोर्सेस जब किसी भी अफगान शहरी को मारती थी तो उसका पूरा खानदान और उसका पूरा कबीला तालिबान के साथ खड़ा हो जाता था और इसी तरह तालिबान मजबूत होते चले गए। 2004 यूएस इलेक्शन। इन इलेक्शन से पहले उसामा बिन लादेन की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो 9/11 अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अमेरिका को वार्न करता है कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। इसके बाद 2004 में बुश दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बनता है और मजीद फोर्स को अफगानिस्तान में भेजता है उसामा बिन लादेन के पीछे। लेकिन इसके बावजूद भी अगले 4 साल तक यूएस फोर्सेस उसामा बिन लादेन को ढूंढने में नाकाम रहीं और ना ही तालिबान को पूरी तरह से खत्म कर सकें। इसके बाद 2009 में बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट बनता है और प्रेसिडेंट बनने के फौरन बाद वो भी अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के पीछे मजीद यूएस फोर्सेस को भेजता है और अफगानिस्तान पर ड्रोन और एयर स्ट्राइक करता है। और ओबामा की हुकूमत में 2011 में अमेरिका को अपने टारगेट के खिलाफ एक लीड मिलती है। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक कंपाउंड में छुपा हुआ था। इस कंपाउंड ने एनालिस्ट को इसलिए शक में डाला क्योंकि इसकी सिक्योरिटी अनयूजुअल थी। हाई वॉल्स, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, नो इंटरनेट या फोन फुटप्रिंट्स, ये सब इंडिकेटर थे कि कोई हाई लेवल फिगर यहाँ हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के बगैर मिलिट्री रेड का डिसीजन बहुत रिस्की था, इसलिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने महीनों तक सर्वेलेंस और वेरिफिकेशन प्रोसेस चलाया। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो ओबामा ने रेड की इजाज़त दी और 1 और 2 मई 2011 की रात को ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर लॉन्च हुआ, जहां यूएस नेवी सील्स हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद कंपाउंड में दाखिल हुई। ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और यूएस अकाउंट के मुताबिक ओबामा बिन लादेन रेड के दौरान मारा गया। ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी यूएस कस्टडी में ली गई, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर पूरी की गई और फिर उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया गया। प्रेसिडेंट ओबामा ने बाद में नेशन को एड्रेस करके अनाउंस किया कि 9/11 का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। अमेरिका का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस नहीं लिया।
उसकी सबसे बड़ी वजह थी चाइना, क्योंकि दुनिया बदल रही थी और एक नई सुपर पावर चाइना उभर कर सामने आ रही थी, जिस पर नजर रखने के लिए अमेरिका का इस रीजन में होना बहुत जरूरी था। इसके अलावा अमेरिका ने अफगानिस्तान पर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान में बहुत सी रेयर मिनरल पाए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट था लिथियम, जिससे आज बैटरीज बनाई जाती हैं। इसी वजह से अमेरिका अगले 10 साल तक यहाँ बैठा रहा। इतनी बड़ी फोर्स प्रेजेंस के बावजूद भी अमेरिका तालिबान को ख़त्म ना कर सका और आखिर 20 साल बाद मजबूरन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने तालिबान के साथ डील की और अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने अफगान फौज को 20 साल ट्रेनिंग दी थी, जिसके बावजूद भी वो तालिबान के सामने ज्यादा देर तक टिक न सकें और अमेरिका के जाने के बाद तालिबान फिर से काबुल में दाखिल हुए और फिर से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बन गई। अमेरिका के 20 साल प्रेजेंस ने तालिबान को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया था। इसलिए इस जंग को अमेरिका की सबसे बड़ी हार समझा जाता है। 9/11 के बाद इस जंग में अब तक 4.6 मिलियन लोग हलाक हो चुके हैं, 4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और कुछ एस्टिमेट के मुताबिक अमेरिका के वार ऑन टेरर पर $8 ट्रिलियन ज़ाया हो गए और आज भी वार ऑन टेरर जारी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।